दोस्तों, अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो उससे पहले एक प्लान ज़रूर बनाता है। उसी प्लान के तहत अपने बुरे काम को भी अंजाम देता है। लेकिन वह सोच लेता है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने के बाद अपनी जो ज़िंदगी है बड़े ऐशो आराम से हो पाएगी। लेकिन होता कुछ उसके विपरीत ही है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो होता है ऐसे घिस्सों पर खिड़ा होता है कि उसको फल मिलता है चाहे बड़े देर क्यों ना हो जाए। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपनी ज़िंदगी को संवारने की तो लगी पड़ी होती है, लेकिन उसके बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग एक दूसरे पर यकीन करना भी छोड़ देते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से नोटिफिकेशन आते या जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना मानक ज़िला पड़ता है और बरेली, और ठीक उसी का ही सटा हुआ एक इज्जतनगर थाना पड़ता है, और ठीक उसी से एक जुड़ा हुआ अहिलापुर गांव पड़ता है। और मैं बात कर रहा हूं ठीक 28 नवंबर का ही। तो अहिलापुर गांव के कुछ लोग होते हैं, अब सुबह सुबह के लिए मौके पर खेतिहारी की देखभाल के लिए अब निकलते हैं। जब निकलते हैं तो पास जो होता है बाईपास होता है, उसी के किनारे एक गन्ने का खेत होता है। जस्ट गन्ने के कुछ हिस्से जो होते हैं वहाँ पर गिरे हुए होते हैं। तो व्यक्ति की जो नज़र होता है उन हिस्सों पर पहुँचती देखते एक व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ा हुआ है। तुरंत वह लोग चौंक जाते। इसकी जो सूचना होता है अहिलापुर के ही अब प्रधान जो होते हैं मौके पर सिया राम को दे देते हैं, और सिया राम जैसी खबर पाते हैं तुरंत अपने गांव को लोगों को साथ में लेते हैं और ठीक गन्ने के खेत में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सही में एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहां खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत इस मामले को सिया राम संज्ञान से लेते, इसकी जो सूचना होता है अब इज्जतनगर में दे देते हैं, और इसकी खबर जाकर वहां के थाना प्रभारी मोहम्मद कासिम को लग जाता है। उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जोता घटना पर पहुंच जाते हैं। अब मुआयना करते देखते मौके पर वहां काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका होता है। लेकिन बॉडी के जब करीब जाते हैं तो देखते हैं कि बॉडी के कई हिस्से जो होते पूरी तरह से किसी वजनदार हथियार से गहरे गहरे घाव बनाए गए होते हैं, और सर पर कई जगह चोट के निशान भी होते हैं, जिसकी वजह से शरीर पर काफ़ी सारे ब्लड अब लगे होते हैं। कभी सारे ब्लड वहाँ से निचुड़ गए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उम्र का अंदाज़ा लगाती है, बस करो यही लगता है कि उम्र लगभग यही अब 31 साल के आसपास ही होगा। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से सोचती है कि जल्द जल्द अब शिनाख्त हो जाए ताकि हत्यारे तक हमें पहुंचने में बड़ी आसानी हो। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है खड़े व्यक्तियों से वहां शिनाख्त करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति जो होता है उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। पुलिस की टीम जैसे ही तौर तरीके से बॉडी का निरीक्षण करती है तो पता चलता है उसके दाहिने हाथ पर अब इधर AQUI के लिखा होता है। अब पुलिस की टीम इसका मतलब नहीं समझ पाती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। बस पुलिस की टीम जो होती है उस हाथ पे लिखे हुए टैटू और साथ में उस व्यक्ति का फ़ोटो मौके पर वहाँ आए हैं फोरेंसिक टीम और फोटो शूटर से करवा लेती है। फोरेंसिक टीम भी पहुँचते हैं, अपने हिसाब से निरीक्षण करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है मौके पर शिनाख्त नहीं कर पाता। और थाना प्रभारी मोहम्मद अब उसी समय कासिम जो होते हैं बॉडी का वही तौर तरीके से पंचनामा भरते हैं और उठाते हैं अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में अब मोर्चरी में रखवा देते हैं। और इधर पुलिस की टीम उसी वक्त उस अज्ञात डेड बॉडी का अब जो फोटो होता है अखबारों में चस्पा करवा देती है, ताकि जल्द जल्द लोगों को खबर चले कि आखिर जो होता है ठीक है अहिलापुर के बाईपास के पास एक गन्ने के खेत में एक डेड बॉडी जो होता है ठीक है अब 28 नवंबर को सुबह के टाइम बरामद हुआ है। अब इस चीज़ की खबर जो होता है जैसे अखबार में छपता है तो ठीक दूसरे दिन का वक्त होता है। तो उसी वक्त इसकी खबर जाकर ठीक मुरादाबाद का ही एक जाना माना पिपरिया ठाकुर द्वारा गांव पड़ता, उसी गांव का रहने वाला अब सुधीर होता है। क्योंकि सुबह सुबह मौके पर जैसे ही अखबार के पास पहुंचता है तो अखबार उठाता है तो उसी में एक फ़ोटो अब चस्पा हुआ दिखाई देता है
क्योंकि वह फ़ोटो जो होता ठीक जो अहिलापुर के पास हाईवे होता है वहीं पर मिला हुआ एक अनजान डेड बॉडी का वही फ़ोटो होता है। अब जैसे सुधीर उस फ़ोटो को देखता उसी वक्त बड़े में पड़ जाता है, क्योंकि उसका जो अपना भाई होता है इधर अरविंद कुमार यादव, जो ठीक लगभग 24 घंटे से अपने घर से लापता होता है। उसकी तलाशी इधर सुधीर जो था अपने कई रिश्तेदारों में कर चुका था, लेकिन उसका आता पता नहीं चलता है। लेकिन सुबह जब फ़ोटो को देखता उसको अपने भाई की अब फ़ोटो से शंका होने लग जाता है। तुरंत उसी वक्त अपने भाई के फ़ोटो सहित अखबार को लेता और लेने के बाद इज्जत नगर थाने पहुंच जाता। वहां के थाना प्रभारी मोहम्मद कासिम अपने थाने में होते हैं। उन्हीं के सामने सुधीर खड़ा हो जाता है, कहने लग जाता कि साहब एक बार यह अखबार लीजिए। अब वहाँ थाना प्रभारी मोहम्मद कासिम अखबार को लेते हैं, देखते कि हाँ इसमें तो हमने कल ही फ़ोटो इस अज्ञात डेड बॉडी का फ़ोटो चस्पा करवाया हुआ था। और लेकिन जय सुधीर यह बात सुनता करने लग जाता कि साहब यह जो फ़ोटो है हमारे अपने छोटे भाई अब रविंदर कुमार यादव से मैच कर रहा है। वो उसकी जो टीम होती है वहाँ भी अब सुधीर की बात को बड़े ध्यान से सुनती, उससे कुछ पूछताछ कर लेती है, अपना आता पता बता देता है। और उसकी जो टीम होती है इधर अब सुधीर को अपने साथ लेती है और लेने के बाद बरेली के ही अब पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाती है। पोस्टमार्टम हाउस में रखे हुए डेड बॉडी को पुलिस की टीम बाहर निकालती है और सुधीर जैसे देखता उसी वक्त अपने छोटे भाई अब अरविंद कुमार यादव के रूप में अब पहचान कर लेता है और वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। अब पुलिस की जो टीम होती है शिनाख्त होने के बाद थोड़ी बहुत वहाँ अब हत्यारे के बारे में जिज्ञासा रखना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम बॉडी का वहीं तौर तरीके से अब जो होता है पोस्टमार्टम के तीरों रखवाती है और तौर तरीके से कुछ यहाँ अरविंद के बड़े भाई अब सुधीर से कुछ पूछताछ कर लेती है। और वहीं पूछताछ करने के बाद इधर अरविंद कुमार के यादव के बड़े भाई सुधीर को थाने ले जाती है और थाने में ही अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इधर थाने में जब सुधीर से पूछताछ किया जाता कि आखिर जो होता है तुम रहने वाले वहाँ मुरादाबाद शहर के हो, तुम्हारा भाई जो होता है बरेली शहर में यहाँ किस काम के लिए आया हुआ था, तो इधर सुधीर कहने लग जाता कि साहब हमारा जो भाई होता है लगभग कई साल पहले वह ठीक है अब बरेली के ही एक जाना माना इलाका पड़ता है अब बिहारीपुर में ही, वहाँ की रहने वाली साहब अब सरला होती है। उन्हीं के पास जो था हमारा भाई कई सालों से रह रहा होता है और वहाँ रहकर अपना खुद का ऑटो चलाया करता था। लेकिन जैसे कुछ मिनट का वक्त बीता तो उसी वक्त एक महिला पहुँचती है, वह अपना नाम अब सरला बताती है। लेकिन कुछ मिनट और बीता तभी वहाँ पर एक जाना हुआ अरविंद का एक परिचित महिला और पहुंचती है जिसका नाम संगीता होता। दोनों महिलाएं सामने होती हैं, लेकिन इधर अब सरला जो थी खड़े खड़े सारा जो इंजाम होता है अरविंद की हत्या का वह संगीता पर मरना शुरू कर देती है। पुलिस की जो टीम होती है पूछताछ जब करती है तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे पर इंजाम लगाए जा रहे हैं। और इधर सरला कहने लग जाती कि साहब हम ठीक है इसी बरेली के ही जो बिहारीपुर पड़ता है वहीं के रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ इधर संगीता खड़ी होती है। संगीता से जब पूछताछ किया जाए तो संगीता यही कहने लग जाती है कि साहब कुछ महीने पहले जो था हमारे पास अरविंद कुमार यादव अब रहने के लिए आया हुआ था और हम जो थे बरेली के सुभाष नगर के रहने वाले हैं। इससे पहले जो होता है इधर अरविंद कुमार यादव सरला के पास बिहारीपुर इलाके में रहा करता था और हमें शंका है कहीं ना कहीं इधर सरला ने ही मिलकर अरविंद कुमार यादव की बेरहम तरीके से हत्या की है। और पुलिस की टीम अब जाकर सरला से पूछताछ करती है और सरला भी यही बात दोहराती है। पुलिस की टीम भी उलझन में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है अरविंद कुमार का हत्यारा अब कौन हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब तीनों से बारी बारी पूछताछ करती है और जब पूछताछ करती है तो इसी बीच अब सबसे पहले अरविंद कुमार यादव का मोबाइल नंबर पुलिस की टीम अपने कब्जे में ले लेती है और लेने के बाद सभी का मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेती है और सभी के मोबाइल नंबर का पूरा अब CDR डिटेल निकाला जाता है। और CDR जब डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता अरविंद कुमार के मोबाइल नंबर पर ठीक जो होता है अब 27 नवंबर को ही अब शाम को लगभग 6 से 8 बजे के बीच एक अनजान नंबर से कॉल आया हुआ था। पुलिस की टीम जब अनजान नंबर के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता है वह नंबर ठीक बिहारीपुर जो पड़ता है वहीं की रहने वाली सरला होती है, उसका अपना बेटा अजय का होता है। और पुलिस की टीम जब अजय के बारे में जानकारी लेती है उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकालती है तो उसी अजय के मोबाइल नंबर में एक अनजान युवती का नंबर निकल के आ जाता है। और पुलिस की टीम जब उस अनजान नंबर लड़की के बारे में जानकारी लेती तो पता चलता उसके मोबाइल नंबर में जो होता है अब इधर नंबर जाकर
अरविंद कुमार यादव का शो हो जाता है। पुलिस की टीम बड़ी उलझन में पड़ जाती है और जब इधर तीनों के मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन देखती है तो पता चलता है कि इधर अजय का मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता है वह रात के वक्त जाकर ठीक इधर अहिलापुर गांव के पास जो हाईवे पड़ता है उसी पर अब दिखा रहा होता है। पुलिस का जो शंका होता है अब यकीन में बदलना हो जाता है और इसीलिए पुलिस को शंके के तहत सबसे पहले अजय कुमार की तलाशी करने के लिए टीम गठित करती है और निकल जाती है और जल्द होता है अजय कुमार को कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पहुंचती है और ठीक घर से ही दबाव मारती है और जल्द लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन अजय कुमार यादव से जब पूछताछ किया जाता कि आखिर जो होता तुम्हारा 27 नवंबर को ही अरविंद कुमार यादव से बात करने की क्या जरूरत पड़ी थी, और यह बात सुनने के बाद अजय कुमार पूरी तरह शक पका जाता है और चंद मिनट के अंदर जो होता टूट जाता करने लग जाता कि साहब क्या करें, हमारी भी अपनी प्रेमिका होती है, अगर उसके साथ कोई भी ऐसा वैसा हरकत करेगा तो हम उसके साथ बुरा ही करेंगे। ठीक हमने वैसा ही किया। लेकिन अपने दो दोस्त बिमल और पालू का भी नाम ले लेता है। अब पुलिस की टीम जैसे बिमल और पालू का नाम लेता पुलिस की टीम जो होती है दोनों की तलाशी करती है, लेकिन पता चलता है बिमल तो कस्टडी में आ जाता है और पालू फरार चलता। पुलिस की टीम पालू की तलाशी करती है, लेकिन अब बिमल और साथ में थाने में अजय कुमार से पूछताछ जब किया जाता है तो इधर अरविंद कुमार हत्या के बारे में दो सच्चाई रखते सुनने के बाद हर किसी का एक प्रेमिका कामने के लिए दिल ढल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना एक शहर पड़ता है अब मुरादाबाद, और उसी में ही पिपली एक ठाकुर द्वारा गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला होता है अब अरविंद कुमार यादव उर्फ मुन्नू। उसके परिवार में सिर्फ उसका अपना एक बड़ा भाई होता है सुधीर, लेकिन इधर अरविंद का जो बड़ा भाई होता है मौके पर अपने एक माता पिता की तरह उसका सेवा भी करता था, क्योंकि इधर अरविंद के माता पिता इस दुनिया में होते ही नहीं। बिन माता पिता की अपनी ज़िंदगी दोनों तो जीते हैं, लेकिन समय के हिसाब से जो होता है इधर सुधीर अपने छोटे भाई अरविंद कुमार यादव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखता है और ना कोई पैसे की कमी रखता है। तो तरीके से पढ़ाई में उसके लिए दिन भर मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन समय जब बीतने लग जाता थी इसी बीच अरविंद कुमार यादव और मुन्नू की जो उम्र होती है अब जाकर 28 साल के आसपास हो जाती है, पूरी तरह से शादी के दहेज पहुंचता है। लेकिन इधर अरविंद कुमार यादव जो होता है अपने भाई के नाते अपने जिम्मेदारियों को भी समझता है, जिसकी वजह से अपने इलाके में रहकर बड़ी जल्दी ऑटो ड्राइवरी का काम सीख लेता है और बड़े ही गाड़ी का एक जाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और काफ़ी लोगों से उसका परिचय भी हो जाता है। और तभी कुछ साल पहले जो होता है ठीक ऑटो चलाने के लिए अब बरेली आता है, वहाँ पर जाने के लिए अब एक यातायात का व्यवस्था करता है और वहीं से एक जो होता है ट्रेवल्स एजेंसी संपर्क करता और वहाँ पर जाकर ऑटो चलाया करता था। और तभी वहाँ से उसकी जो मुलाकात होता है जाकर अजय से हो जाता है। अजय जो होता है बरेली के ही जाना माना एक बिहारीपुर अब इलाका पड़ता वहीं का रहने वाला होता है, लेकिन वह किराएदार के तौर पर रहता था। अब उसके घर में उसकी एक अपनी माँ होती है अब सरला, लेकिन हाँ सरला के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें इधर अजय सबसे बड़ा होता है और उसके टोटल 2 और बहनें होती हैं और एक भाई होता है। लेकिन बड़ी जो बहन होती है वह मधु होती है, लेकिन मधु की सारी जिम्मेदारी जो होता है अजय के ऊपर होता है, क्योंकि अजय का जो खर्च होता है उसी के बदौलत चला करता था। लेकिन इसी बीच अजय की जब दोस्ती जाकर अरविंद कुमार यादव से हो जाती दोनों एक दूसरे से पहचान बना लिया करते थे। समय के हिसाब से दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। आना जाने की वजह से इधर अजय जो होता है कुछ महीनों के अंदर समझ जाता है कि इधर हमारे दोस्त अब अरविंद कुमार यादव के एक साथ रहने की अब कमरे की आवश्यकता है, क्योंकि वह कब तक दूसरी जगह रहकर अकेला अपनी तन्हाई ज़िंदगी जीता रहेगा। तभी वह भरोसा दिलाता है कि दोस्तों हमारे साथ चलो और हमारे ही किराए के मकान में तुम भी साथ रहो हमारे अपने बड़े भाई की तरह। क्योंकि इधर अजय जो होता है अरविंद से उम्र में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इधर अरविंद जो होता है बड़ी जल्दी अजय से दोस्ती गांठ लेता है और दोस्ती गांठने की वजह से अब इधर अजय जाता अपनी माँ अब सरला से सारी बात कर देता है। उसकी जो माँ होती है अरविंद के बारे में जानकारी जब लेती है तो अरविंद को अपने घर में जो होता है एक बेटे की तरह ठिकाना दे देती है। और इधर कुछ महीने जब रहता है तो अरविंद भी समझ जाता कि इस घर में हमें जैसा लाड़ पाड़ मिल रहा है वह तो अपने माता पिता से हो सकता ना मिल पाता। और सारी जिम्मेदारियों को अजय भी अपने बेटे की तरह सरला के सामने उठाने लग जाता है और इधर दूसरी तरफ अरविंद भी उठाने लग जाता है, क्योंकि भाई अरविंद अजय की वजह से घर में आया हुआ था। जैसे अजय काम करता वैसे अरविंद भी काम करता था और सरला को यही बात बड़ी अच्छी लगती कि चलो अब अरविंद भी एक हमारा अपना बेटा हो गया। तो तरीके से अरविंद वहाँ रहता है और रहने के बाद जो होता है और वह
एक बेटे और एक भाई होने का जो फर्ज होता है मधु के साथ निभाने लग जाता है। पूरे परिवार के घर में एक जगह बना जाता है अरविंद। और रहते रहते जब कुछ महीने का जब वक्त बीतता है तो इसी बीच अरविंद जो होता समझ जाता कि हमें तो यहाँ रहना भी चाहिए और साथ में अपने खाना पीने का जो खुराकी जो खर्चा रहा उसको भी तौर तौर के देना चाहिए, जिसकी वजह से कई महीनों का खर्चा एक बार में ही अजय के हाथ में पड़ा देता है और पकड़ाने की वजह से हर बार उसकी सेवा पानी में कोई कमी नहीं होता है। और समय अब बीतने लग जाता है और दिन भर ऑटो चलाता और शाम को लेकर घर पहुंचता। लेकिन एक दिन जो होता है घटना से मात्र कुछ साल के पहले अरविंद इधर ऑटो लेकर शाम के टाइम बाजार से लौट रहा था। तभी उसी ऑटो में एक महिला अब बैठती है और उस महिला का नाम होता है अब इधर संगीता। ठीक इधर अब बरेली के ही एक जाना माना सुभाष नगर पड़ता है, वहीं की रहने वाली होती है। उसके घर में उसके अपने टोटल अब 3 ही बच्चे होते हैं, अब जिसमें 2 बेटे होते हैं और टोटल 1 बेटी होती है, जिसमें छोटी बेटी होती है वही अब पूजा और 2 बड़े बेटे आकाश उर्फ बबलू और एक होता है सबसे छोटा विशाल। और अपने घर में जो होता है अपने पति मोहर पाल के साथ तो रहती है, लेकिन कुछ साल के बाद उसके जो अपने पति है मोहर पाल इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसके घर की सारी जिम्मेदारी संगीता के ऊपर आ जाती है। अपने घर में रहकर तौर तरीके से वह सेवा पानी तो करती है, लेकिन इसी बीच अब बाजार में जब मुलाकात जाकर अब अरविंद कुमार यादव से होता है, क्योंकि अरविंद जो होता है बिन शादी की अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और संगीता ठहरी 3 बच्चों की माँ भी। लेकिन इधर ऑटो में बैठने की वजह से बड़ी जल्दी एक दूसरे से पहचान बन जाता है और जब कभी भी ऑटो इधर खुद जो होती है अब संगीता देखती बाजार की तरफ तुरंत आकर खड़ी होती थी, ऑटो में जाकर बैठ जाया करती थी। और कभी कभी जो होता है अरविंद बिन पैसे लिए उसे ऑटो की सवारी भी करा दिया करता था। और यही बात जो होता संगीता के मन में अब घर कर जाता, दोनों एक दूसरे की जान पहचान कर लेते हैं। और जान पहचान करने के बाद जो होता है अब कभी भी संगीता बेधड़क अरविंद यादव के साथ इधर उधर घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि संगीता अरविंद की उम्र से लगभग 8 साल बड़ी होती है। अब दोनों के मन में एक दूसरे की जिज्ञासा जाग जाती है और इसी बीच दोनों एक दूसरे से पहचान बनाते हैं और इस तरह पहचान बनता है कि दोनों जो होते हैं एक साथ ज़िंदगी में रहने का अब वही कस्में खा लेते हैं और फिर दोनों के बीच जाकर एक ही बेडरूम में अब संबंध बन जाता है। लेकिन उस दिन संगीता को जो आभास होता है शायद अपने पति से किए हुए आभास को उसी समय भूल बैठती है और बार बार अब संगीता पूरी तरह से हर रात के लिए अरविंद कुमार यादव के लिए पागल हो जाती है और बिन चाहत के वह एक दिन भी रहना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से अब इधर अरविंद के ऊपर दबाव मारती है कि तुम हमारे साथ चलो और हमारे ही पास अब रूम लेकर वहाँ पर रहो। लेकिन इसकी जो खबर होता है जाकर दूसरी तरफ अरविंद की दोस्त अजय को लग जाता है। वह भी सोच लेता है कि आखिर हमारा जो दोस्त कर रहा है काम वह पूरी तरह से गलत है। लेकिन इसकी बात की जो जानकारी होता है अपनी माँ अब इधर अजय सरला को नहीं देता है, जिसकी वजह से बेधड़क इधर अरविंद अपने दोस्त के पीठ पीछे अब इधर जाकर संगीता के साथ पूरी तरह से रात वाला खेल शुरू कर देता है और चलते चलते लगभग अब सालों का वक्त गुजर जाता है। लेकिन इधर जो होता है संगीता को भी अब तौर से खर्चा अरविंद अपने कमाई में से देना शुरू कर देता है। संगीता को बड़ा अच्छा लगता है, वक्त बीतने लग जाता है। वक्त के साथ जो होता है इधर संगीता के घर काफ़ी युवतियों का आना जाना बन जाता है। लेकिन इसी बीच अरविंद को शंका होने लग जाता कि क्या कारण है संगीता के घर काफ़ी युवतियों का आना जाना। लेकिन इसी बीच एक युवती संगीता के घर पहुंचती, वह काफ़ी खूबसूरत होती। वह युवती कोई और नहीं होती है बल्कि अजय की ही अपनी प्रेमिका अब कामनी होती, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन सरला की अपनी जो बेटी होती है अब मौके पर मधु थी अपने घर में, तो तरीके से अपने भाई को हर बात समझाया करती थी कि भाई जो होता है तुम अब ना इधर संगीता के घर आना जाना छोड़ दो। लेकिन इधर अजय अपनी बहन की बात नहीं मानता है, जिसकी वजह से वह भी सारी बात बड़ी जल्दी जान लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद कुमार यादव जो होता है कामनी की चेहरे को देखकर फिदा तो होता है, लेकिन वह जब जानकारी पाता है यह कोई और नहीं है बल्कि जो होता हमारे करीबी दोस्त अजय की अपनी प्रेमिका है। क्योंकि अजय जो होता एक दिन जब खबर पाता है कामनी के द्वारा कि जब भी हम इधर संगीता के घर जाते हैं तो संगीता हमारे ऊपर तो फोकस मारती है और लेकिन साथ साथ अरविंद कुमार यादव भी मारता है। इसकी खबर जब अजय को लगता है उसी समय जाकर अपने दोस्त को समझा देता, बता देता कि हमारी प्रेमिका है। लेकिन संगीता थी बड़ी ही चालाक औरत, क्योंकि उसकी अपनी नीयत थी, अपनी एक कमाई का वह जरिया होती है नई नई युवतियों को अपने घर लाना। और इसी वक्त जो होता है कामनी को भी ले जाती है। वह सोचती है कैसे न तैसे कर युवती हमारी बहकावे में आए और नौकरी की लालसा देकर ले जाती और कई नौकरी
कमाई की लालसा में कई सारे व्यापारियों के साथ रिश्ते को अंजाम दिवा देती, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सारे पैसे भी आ जाते। और ठीक यही कर्म जो होता है वह कामनी के साथ करवाना चाहती थी। अपने घर तो ले जाती है और बैठाती तो तरीके से अपने ही बगल में अरविंद बैठ जाता है। अरविंद सोचती बात हो और कुछ पैसे हमें भी फ़ायदा हो जाए, दोनों के बेरिश्तेपन पे, यही सब सोच आज का संगीता अब ज़्यादा जब मुलाकात जो होता करीबी लाने की कोशिश करती। और इधर कामनी और अरविंद का, लेकिन इधर कामनी जो थी कभी अरविंद को भाव नहीं देती थी, क्योंकि वह थी साधारण किस्म की लड़की, चंचल थी बहुत ही। लेकिन वह अगर प्यार करती थी सिर्फ वह अजय से। लेकिन जब इधर देखते हैं कि बार बार हमें संगीता के द्वारा दबाव मारा जा रहा है कि अरविंद से हम भी प्यार करें, लेकिन इधर कामनी समझ जाती, जिसकी वजह से वह सोचती हम कतई अब कभी संगीता के घर नहीं जाएंगे। लेकिन संगीता जब दबाव मारती कि तुम्हें नौकरी मिले, तुम्हें आना पड़ेगा, तो कामनी जाती, लेकिन वही मुलाकात हो जाता इधर अरविंद से। लेकिन अरविंद जो होता है अपने दोस्त को, अपने इस दोस्ती का जरिया सारे पारिवारिक भाई बहनों के रिश्तों को ताक पे रख देता और वहीं सोचता है कब हमारी मुलाकात जाकर अब कामनी से हो। इसी बीच जो होता है कामनी समझ जाते कि बस करो मनसा हमारे ऊपर पूरी तरह से आकर अरविंद कुमार यादव को टिक गया है। अब इसकी जानकारी अपने प्रेमी अजय को दे देती। अजय जो था बार बार अब जाता है संगीता के घर में, जाता संगीता को भी धमकाता और इधर अरविंद को भी धमकाता। लेकिन अरविंद जो था एक कान से सोचता दूसरे कान से निकाल देता और बार बार जब कभी भी फ़ोन ट्राई करता तो अरविंद का जाकर कामनी के ऊपर लग जाता और कामनी को अब फ़ोन के द्वारा भी अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता। और उसकी शिकायत जब भी कभी अब जाकर अजय को लगता तो अजय बार बार पहुँचता, अपने दोस्त अरविंद को समझाता। और तभी तो जो होता है अजय उसी समय घर में रहते हुए इधर अपने दोस्त को अपने ही रास्ते से हटाने का एक बड़ा ही खतरनाक अब प्लान बना लेता है। और उसी प्लान में इधर अजय अपने दो करीबी दोस्त बिमल, जो आगरा के ठीक अब सिकंदरा थाने का रहने वाला होता है। बिमल कोई और नहीं होता है बल्कि पहले ही जाकर वह आगरा रहा करता था। लेकिन इधर जो होता है और बिमल का अजय की जो अपनी बड़ी बहन होती मधु के साथ फेसबुक जरिए से चैटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अब इधर बिमल का अब बरेली आना जाना हो जाता। आने जाने की वजह से इसकी पहचान जल्द अब मधु के द्वारा जाकर अब अजय से बन जाता है और दोस्ती का गांठ वही बांध लेता है। बांधने के बाद बहाना मारकर मधु से मिलने में बड़ी आसानी लगती है। लेकिन इसी बीच जब अजय जो होता है बिमल से संपर्क करता है, तुरंत जो होता है अपनी प्रेम का उसकी बहन होने के नाते तुरंत उसके साथ घटना में शामिल होने के लिए हामी भर लेता है। और दूसरी तरफ और उसका एक और दोस्त होता पालू, जो ठीक बरेली में रहा करता था, वह कुछ पैसे के लालच में आ जाता है और दोनों को प्लान के बारे में जानकारी दे देता है। इधर बिमल और पालू को दोनों उसके प्लान में शामिल हो जाते, तो तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए अब लग पड़ जाते हैं। और जैसे ही ठीक अब 27 नवंबर का वक्त होता है, शाम का लगभग 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है खुद इधर अब कामनी फ़ोन करके अजय को जानकारी दे देती है कि हमारे पास अरविंद का फ़ोन आया हुआ था और हमें अपने पास मिलने के लिए बार बार दबाव मार रहा है। और जैसे ही यह बात अजय सुनकर करने लग जाता, अब दोबारा दबाव नहीं मारेगा और वो, क्योंकि आज उसका आखिरी रात बनने वाला है। यह बात जब कामनी सुनती उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और लेकिन जैसे ही अब रात का 8:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो अजय खुद जो होता है अपने दोस्त अरविंद कुमार उर्फ मानू के पास फ़ोन कर देता है। और फ़ोन करने के बाद उसको जो होता है ठीक करने लग जाता है कि तुम इसी वक्त बिना टाइम गवाए जो अहिलापुर गांव पड़ता है वहीं बाईपास आ जाओ। और यह बात जैसे ही सुनता है उसी वक्त दोस्ती के नाते अरविंद कुमार यादव उर्फ मानू अपनी बाइक लेता और लेने के बाद ठीक जो होता है रात को 9 बजे के आसपास अहिलापुर पहुंच जाता है। और वहां एक गन्ने का खेत होता है, उसी गन्ने के खेत में पहले से छुपे हुए अब इधर बिमल और पालू होते हैं। लेकिन जैसी बाइक की खड़खड़ाती आवाज़ सुनता है, खुद इधर जाकर अजय तुरंत खड़ा हो जाता है और अजय जाकर आदमी से बात करना शुरू कर देता है। और पालू और बिमल दोनों पीछे से एक लोहे की राड लेकर एक के बाद एक प्रहार चंद मिनट के अंदर अरविंद कुमार यादव के ऊपर कर दी। इसकी वजह से अरविंद कुमार यादव हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद में अब सो जाता है। इधर दोनों जब देखते हैं सारा काम तमाम अब हो चुका है, तो बॉडी को लेते हैं गन्ने के खेत में रख देते हैं। फिर वहाँ रोहे की राड को ले जाकर बगल एक झाड़ी होता है और कुछ कपड़े होते हैं छिपा देते। फिर वहाँ से तीनों के तीनों और फरार हो जाते हैं और इसकी खबर जाकर अपनी प्रेमिका को दे देते हैं। लेकिन पुलिस की टीम की जब सामने यह सच्चाई खुद जाकर इधर अरविंद कुमार यादव को अपना दोस्त अजय रखता, पुलिस की टीम सनस रहती है। अजय की तहरीर पर कामनी को भी कस्टडी में लेती है।
दूसरी तरफ जो होता है, पालू पुलिस के कचहरी से मौके पर फरार होता है। इसलिए पुलिस की टीम उसको हथकंडे को अपने कचहरी में लेने के लिए मुखबिर को लगा, लेकिन दूसरी तरफ तीनों को ले जाती वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए अब जेल सलाखे के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।